27 फेब को वॉर की न्यूज़ मार्केट में आई और वहाँ से निफ्टी की सेलिंग हुई। एक महीने के स्पैन में निफ्टी करीब 12% नीचे गिरा। अब इसके रीजंस क्या थे? सिंपल कि एक तो क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, दूसरा एलएनजी प्राइसेस भी बढ़ रहे थे, तीसरा कि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था, और चौथा एफआईआई ने इस मंथ में सबसे ज़्यादा सेलिंग की पिछले कुछ सालों में। एक महीने में उन्होंने करीब 1,22,000 करोड़ का माल बेचा। फिर यहाँ से निफ्टी ने रिबाउंड किया। उसका रीज़न था कि सीज़ फायर की बीच बीच में न्यूज़ आती रहती हैं, तो वहाँ पे थोड़ा निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा था। अब लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा, क्या ये स्टेबिलिटी रियल है? आज जो सीज़ फायर की बातें चल रही हैं, क्या उसकी वजह से निफ्टी में पॉजिटिवनेस है कि क्या वैल्यूएशंस उसके एक्सपेंसिव हैं कि लोअर साइड पे हैं? इसको हम थोड़ा सा डेटा पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे कि क्या हो रहा है। अब ये जो निफ्टी में सेलिंग आई, एफआईआईज ने जो अपना माल बेचा 1,22,000 करोड़ का, इसका बायर कौन था? इसके बायर थे हम, यानी कि म्यूचुअल फंड्स। डीआईआईज ने निफ्टी को सपोर्ट दिया करीब 1,42,000 करोड़ की बाइंग करके। तो अब ये पैसा क्यों आया? उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें वैल्यूएशंस चीप लग रहे हैं। उन्होंने डिफेंसिव स्टॉक्स में यूजुअली बाइंग की और हमने निफ्टी को थोड़ा ऊपर जाते हुए देखा। अब यहाँ पे हम देखें तो अब म्यूचुअल फंड्स के पास भी कैश ज़्यादा बचा नहीं है, वो भी बहुत थिन कैश लेके अब बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे वो भी सपोर्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा। और दूसरा रीज़न ये भी है क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं और ज़्यादा कुछ पॉजिटिवनेस दिख नहीं रही है आईटी में, ख़ास तौर से। जो कि पहले बात हो रही थी कि आईटी में रुपी डिप्रिशिएट होने की वजह से उनके पास शायद उनकी अर्निंग्स बढ़ जाएं, लेकिन वो नहीं देखने को मिल रहा है। और दूसरा एआई का खतरा, उसकी वजह से जॉब लॉसेस और हो रहे हैं। अब यहीं पे अब हमें देखना पड़ेगा कि क्या स्टैगफ्लेशन की जो बातें चल रही हैं। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है कि जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, ग्रोथ कम हो रही हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही हो, ऐसी सिचुएशन में आरबीआई भी कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि रेट कट करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी, रेट हाइक करेंगे तो भी प्रॉब्लम होगी। अब ये प्रॉब्लम क्या है? रेट कट करता है अगर आरबीआई, दोनों केसेस में आरबीआई अभी यहाँ पे फंसा हुआ है। पैसा ज़्यादा आ जाएगा मार्केट पे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और अगर रेट हाइक करेगा तो पैसा वैसे ही नहीं है मार्केट में, तो ग्रोथ कम हो जाएगी। एक और चीज़ है कि जहाँ पे अब ऑयल जैसे जैसे 100 के पार जा रहा है, 100 के ऊपर जा रहा है, तो हर $10 पे इंडिया को करीब 13 से 15 बिलियन डॉलर्स का पेमेंट करना पड़ता है एक्स्ट्रा, जो कि उनके आरबीआई के रिजर्व से कम होता जा रहा है। अगर ये यहाँ पे इस लेवल पे स्टेबलाइज रहा ऑयल है, तो आरबीआई के कैश रिजर्व्स जो डॉलर के हैं वो कम होते जाएंगे। इससे हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट्स पे फ़र्क पड़ेगा। इंडिया में जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है उनके सारे प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर हम देखें, फर्टिलाइज़र प्राइसेस भी यहाँ से 3 गुना बढ़ गए हैं। सल्फ़र, डैप और फॉस्फोरस, तीनों के प्राइसेस इस पीरियड में दुगने या तिगने हो गए हैं। इसका मतलब है कि जो अब फर्टिलाइज़र फार्मर ख़रीद रहा था वो महंगा हो गया है। जो बैग फर्टिलाइज़र का 1,500 रुपये का मिलता था, वो आज 4,500 का हो गया है। इसको, जो कि आज की डेट पे गवर्नमेंट तो फंड सब्सिडी दे रही है 3,000 रुपये की। अगर पैसा फार्मर की जेब से ज़्यादा जा रहा है तो जो वो उगा रहा है उसके प्राइसेस भी बढ़ेंगे। अब अगर उसके प्राइसेस बढ़ेंगे तो वो हमें इन्फ्लेशन फूड बास्केट में दिखेगा। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो फिर यहाँ पे आरबीआई आके बोलेगा कि अब हम रेट कट नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनको ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि यहाँ से इन्फ्लेशन अभी ऊपर की साइड पे जा सकता है। दूसरी चीज़ सबको पता है, एलएनजी का प्रॉब्लम। एलएनजी क्योंकि इंपोर्ट होती है, उसके प्राइसेस बढ़ गए हैं, डिलीवरी कम हो रही है, अवेलेबिलिटी है एलएनजी की वो भी कम है, तो इंडस्ट्रीज़ को कम एलएनजी मिल रही है। फिर दूसरी एक और गैस है हीलियम, जिसकी लोग ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। हीलियम एक बहुत क्रिटिकल गैस है। इसका मेजर प्रोडक्शन करीब 33% कतार से आता है। रास लफान करके एक रिफाइनरी है वहाँ से। अब ये वहाँ पे जब अटैक हुआ तो उनकी 17% करीब रिफाइनरी बिल्कुल ख़राब हो गई। अब उसको वो बोल रहे हैं इसको फिर से बनाने में, उस लेवल कैपेसिटी पे लाने पे 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो उसकी वजह से हीलियम प्राइसेस 40 से 60% बढ़ गए। अब हीलियम यूज़ कहाँ होती है? हीलियम यूज़ होती है सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने में, ईवी कार्स के लिए। अब उन्हीं चिप्स को कूल करने के लिए भी हीलियम ही यूज़ किया जाता है। तो दोनों गैसेज हैं, विलेन की तरह एक्ट कर रहे हैं और
इन इंडस्ट्रीज़ की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमें ही झेलना पड़ रहा है, क्योंकि कॉस्ट बढ़ रही हैं तो हमें अपनी जेब से पैसा शेल आउट करना पड़ेगा और महंगी चीज़ खरीदनी पड़ेगी। अगर हम देखें ब्रॉडर मार्केट में सेलिंग थी, लेकिन कुछ सेक्टर्स अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि डिफेंस में बाइंग आ रही थी, क्योंकि वॉर हो रहा है तो लोग इस डिफेंस के सेक्टर्स की तरफ अच्छा पॉजिटिव हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ने लगती है, लोग सोचते हैं कि और ज़्यादा बढ़ेगी, ऑर्डर्स और ज़्यादा आएंगे, तो इस वजह से उधर एक बाइंग देखी गई। फिर दूसरा आईटी में क्या हो रहा था, क्योंकि रुपी डिप्रिशिएट हो रहा था तो लोगों ने बोला कि आईटी कंपनीज़ की अब जो क्वार्टरली अर्निंग रिपोर्ट्स आएंगी वो अच्छी रहेगी, क्योंकि उनका जो बाहर का बिजनेस है उससे उनको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 4-5% का क्रॉस करेंसी एक्सचेंज की वजह से। फिर तीसरा स्टील सेक्टर, वहाँ पे भी अच्छी खासी बाइंग आई, क्योंकि दिसंबर में पहले तो गवर्नमेंट ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी चाइना से, तो वहाँ से एक पॉजिटिवनेस थी। अगर हम यहाँ पे अब हम ग्राफ देखें तो हम देख सकते हैं कि पावर सेक्टर में बाइंग थी, स्टील में थी, डिफेंस, आईटी, हेल्थ केयर, बाकी जो बेचे गए ज़्यादातर तो उसमें ऑटो और फाइनेंशियल्स थे। लेकिन जब यहाँ पे फिर से बाइंग आई तो फाइनेंशियल्स, क्योंकि पहले जो नरेटिव हो रखा था सारे फंड मैनेजर्स का, बाकी और जो भी क्वार्टरली रिजल्ट्स थे इन बैंक्स के, तो वो अच्छे थे। फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी बाइंग आई, उसकी वजह से निफ्टी बढ़ा, क्योंकि निफ्टी में भी करीब 30 से 40% फाइनेंशियल्स का वेटेज है। अब अगर हम देखें तो मेजरली जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उसमें ज़्यादा तेज़ी आई और इंडियन मार्केट में कम आई। कॉस्पी, निकेई, नैस्डैक ऑल टाइम हाई पे चले गए, लेकिन निफ्टी ज़्यादा बाइंग नहीं देख पाया। क्यों? क्योंकि जो जैसे नैस्डैक है, नैस्डैक मेजरली एआई कंपनीज़ का नरेटिव की वजह से चल रहा है। एनवीडिया हो गया, गूगल हो गया, ये सब में बहुत ज़्यादा बाइंग है और उन्हीं की वजह से, इन्हीं 4-5-6 कंपनीज़ की वजह से नास्डैक में बस फ्लो आ रहा है और कोई कंपनी नहीं चल रही है। दूसरा कॉस्पी हो गया, कोरियन इंडेक्स। अब वहाँ पे भी मेजरली सैमसंग और एसजी हाइनेक्स जैसे दो कंपनीज़ हैं, वो मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं उनकी इंडेक्स में, तो उधर भी सिर्फ दो कंपनीज़ की वजह से पूरा इंडेक्स भागा। वैसे ही जापान का निकेई भी ऐसे ही भागा। क्यों? क्योंकि वहाँ के जो दो कंपनीज़ हैं, एडवांस टेक और टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी मेजर कंट्रीब्यूट करती हैं निकेई में। तो और वो क्या करती हैं, बनाती हैं सेमीकंडक्टर की मशीन, बनाने वाली मशीन्स। अब इंडिया मार्केट कब चलेगा? जब एफआई वापस आएगा। वो कब आएगा? जब स्टेबलाइज होगी इकोनॉमी, सीज फायर होगा, क्रूड थोड़ा नीचे आएगा। फिर तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है अर्निंग्स। जब तक अर्निंग्स नहीं आएंगी इंडियन मार्केट में, तब तक हम ऐसा कोई पॉजिटिव मूव नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तभी पॉजिटिवनेस आएगी, तभी सारे इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे। अब मोटा मोटा निफ्टी का वैल्यूएशन गेम समझते हैं। आज निफ्टी करीब 21 के मल्टीपल पे ट्रेड हो रही है। निफ्टी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, पहले वॉर के पहले लोग बोल रहे थे कि करीब 10 से 15% ग्रो करेगी, लेकिन आज सबने अपनी वैल्यूएशंस रिवाइज कर दी हैं और उनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशन 10 के नीचे चली गई हैं। आज की डेट पे जो बैंक ऑफ अमेरिका की एक्सपेक्टेशन करीब 8.5% की ग्रोथ की हो गई है। यानी कि अगर हम उसको पेग में देखें, मतलब प्राइस टू अर्निंग जो हमने 21 का बोला डिवाइडेड बाय ग्रोथ, उसको यूजुअली 1 से कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में अगर हम देखें तो वो 2 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि निफ्टी अभी एक्सपेंसिव है, मार्केट्स इसका मतलब हुआ कि मार्केट्स एक्सपेंसिव हैं। क्यों? क्योंकि जितना पैसा आप दे रहे हो वो जस्टिफाई नहीं कर रहा इन वैल्यूएशंस को आज की डेट पे। जब अगर ये अर्निंग्स बढ़ जाती हैं, मान लीजिए ये 15% हो जाती हैं, तब शायद थोड़ा जस्टिफाई कर सकते हो आप निफ्टी की वैल्यूएशंस को इन लेवल्स पे। तो अगर हम इसको अपने चार्ट्स में देखें, सिनारियो एनालिसिस में, अगर बुल केस में देखें तो 14 से 15% अगर अर्निंग आती है तो निफ्टी करीब 27 से 30 हज़ार की रेंज में हो सकती है। वहीं बेस केस में अगर वो 8 से 10% करता है तो जो आज की डेट में जहाँ पे निफ्टी घूम रहा है वहीं पे रहेगा। और बेयर केस में अगर ईपीएस ग्रोथ 3 से 5% आती है तो निफ्टी यहाँ से करीब 21 से 23 हज़ार की रेंज में जा सकता है। अब मुझे जो लग रहा है ये है कि पहला जो हमने बात की कि P21 है, पेग 2 के ऊपर है, इसका मतलब मार्केट एक्सपेंसिव है। दूसरा जो ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी जो मार्केट में रिजल्ट्स आ रहे हैं और कमेंट्री देखने को मिल रही है, अभी लोगों की कमेंट्री भी यही है कि
अभी इस समय कमेंट करना सही नहीं है। आगे के 2-4 महीने अभी और देखना पड़ेगा कि आप वॉर रुकता है कि नहीं। अगर वॉर नहीं रुका तो स्ट्रेस दिख सकता है सारे सेक्टर्स में। बैंक्स की खास तौर से यही कमेंट्री रही है। तीसरा, हमने देखा कि म्यूचुअल फंड्स के पास भी अब कैश ज़्यादा बचा नहीं है, तो मार्केट में अभी स्ट्रेंथ नहीं है। चौथा कि आईटी सेक्टर्स में भी स्ट्रेंथ नहीं है। एआई के नैरेटिव की वजह से बहुत ही ज़्यादा लेऑफ्स हो रहे हैं मार्केट में, और इन लेऑफ्स के चक्कर में आईटी कंपनीज का जो मार्जिन एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी बोला जा रहा है कि कम होंगे, क्योंकि यूजुअली जो इंडियन आईटी कंपनीज हैं वो इंफ्रा सर्विसेज ज़्यादा करती हैं, उनका एआई में इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं। तो इसका मतलब कि जो ये जनरल आईटी कंपनीज हैं ये ख़त्म हो सकती हैं अगर इन लोगों ने पिवट नहीं किया नई टेक्नोलॉजी की तरफ। तो हमें क्या करना चाहिए इस समय, कि हमें इस समय थोड़ा कॉशियस होकर साइड लाइन में बैठना चाहिए रादर दैन मार्केट में घुस के अपना पैसा डुबो, क्योंकि इस समय अभी कुछ नैरेटिव सेट नहीं है, लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि क्या होने वाला है। तो इट्स बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट एट दिस मोमेंट, क्योंकि जब क्लियर होगा सब कुछ तो हम मार्केट में फिर घुस सकते हैं। मौका तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि अगर 5 से 10% बढ़ भी गया और क्लैरिटी है तो वहाँ से आपको अपसाइड ज़्यादा अच्छा मिलेगा। आप कंफर्टेबली अपना पैसा पार्क भी कर सकते हो। इस समय आपको कॉशियस होकर अपना पैसा अपने पास रखना चाहिए। अगर वीडियो सही अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे एआई की वजह से आईटी कंपनीज़ को फ़र्क पड़ रहा है। तब तक के लिए बाय।